नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन शर्मा एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। आज अपन संख्या पद्धति में संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे भाई। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि संख्या होती क्या है भाई, नंबर्स क्या होते हैं, यानी कि संख्याएं होती क्या है। तो संख्याएं क्या होती है भाई, समय, लंबाई और द्रव्यमान आदि के माप को व्यक्त करने के लिए जिन आधारों का अपन प्रयोग करते हैं ना, वो क्या कहलाती है, अपने पास संख्या कहलाती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, समय, लंबाई और द्रव्यमान आदि के माप को व्यक्त करने के लिए जिन आधारों का अपन प्रयोग करते हो क्या कहलाती है, अपने पास नंबर्स यानी कि संख्याएं कहलाती हैं। अब इस संख्याओं का क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण, तो देखो भी मेनली संख्याओं को दो भागों में बांटा जाता है। मेनली संख्याओं को दो भागों में बांटा जाता है। तो एक तो होता है अपने पास भाई वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, और एक होता है अपने पास काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर। तो संख्याओं को मेनली दो भागों में बांटा जाता है। एक तो होता है वास्तविक संख्या और एक होता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक यानी कि रियल नंबर और काल्पनिक यानी कि जिन संख्याओं के अपन सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले अपन पढ़ते हैं वास्तविक संख्या। ये वास्तविक संख्या क्या होती है भाई, जिन संख्याओं को अपन संख्या रेखा पर डिनोट कर सकते हैं, जिन संख्याओं को अपन नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं, वो सब संख्या कौन सी कहलाएंगी, वास्तविक संख्या। और जिन संख्याओं की अपन सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, जिन संख्याओं की अपन सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, वो संख्या कौन सी कहलाएंगी, काल्पनिक संख्या। तो आपने एक नाम सुना होगा आयोटा, बराबर होता है अंडर रूट माइनस वन। तो जो संख्याएं अंडर रूट के अंदर है और माइनस के नेगेटिव है, तो संख्या क्या कहलाती है, काल्पनिक संख्याएं। अपन को पढ़नी कौन सी संख्या भाई, वास्तविक संख्याएं। अब इन वास्तविक संख्याओं में अपन बारी बारी से संख्याओं को पढ़ते हैं, कौन सी संख्या क्या होती है भाई। ठीक है, तो वास्तविक संख्या में सबसे पहले अपने पास संख्या आती है प्राकृत संख्या। वास्तविक संख्या में अपने पास सबसे पहले संख्या आती है भाई प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि प्राकृत संख्या को अंग्रेजी के किस अक्षर से रिप्रेजेंट या डिनोट किया जाता है। तो प्राकृत संख्या को अंग्रेजी के एन अक्षर से रिप्रेजेंट किया जाता है या डिनोट किया जाता है। अब ये प्राकृत संख्या होती क्या है भाई, तो जहां से अपन गिनती यानी कि काउंटिंग शुरू करते हैं, जहां से अपन गिनती शुरू करते हैं वहां से कौन सी संख्या स्टार्ट होती है भाई, प्राकृत संख्या। तो अपन गिनती कहां से शुरू करते हैं भाई, एक से। तो सबसे पहले एक, फिर दो, तीन, चार, पांच, डॉट डॉट डॉट, कहां तक चलेगा भाई, इनफाइनाइट तक, अनंत तक चलता रहेगा। तो अपन से पूछे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताओ, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है भाई, एक होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, एक। पूछे सबसे बड़ी निकालो, तो इनफाइनाइट अनंत तक चलता रहेगा भाई, तो बड़ी तो नहीं निकाल सकते। तो सबसे छोटी कौन सी आ गई अपने पास, एक आ गई। उसके बाद अपने पास संख्या आती है भाई पूर्ण संख्या। कौन सी आएगी भाई, उसके बाद अपने पास संख्या आती है पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। और पूर्ण संख्या को अंग्रेजी के किस अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है, डब्ल्यू से। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी के डब्ल्यू अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। अब ये पूर्ण संख्या क्या होती है भाई, यदि अपन प्राकृत संख्याओं में जीरो को भी इंक्लूड कर ले, यानी कि जीरो को भी शामिल कर ले, तो संख्या कौन सी बन जाएंगी, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या की शुरुआत कहां से होगी भाई, जीरो से। जीरो, एक, दो, तीन, चार, डॉट डॉट डॉट, और ये भी कहां तक चलेगा, इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक चलेगा। ठीक है, तो प्राकृत पढ़ लिया, पूर्ण पढ़ लिया। उसके बाद अपने पास संख्या आती है पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक संख्या को अंग्रेजी के अक्षर आई और जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है भाई। पूर्णांक संख्या को अंग्रेजी के अक्षर आई और जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये पूर्णांक संख्या होती क्या भाई, पूर्णांक का मतलब जहां पे पॉइंट का कोई सिंबल ना हो, जहां पे पॉइंट का कोई सिंबल ना हो, जिन संख्याओं में पॉइंट का कोई सिंबल या पॉइंट चिन्ह ना हो, वो संख्या कौन सी कहलाएंगी, पूर्णांक संख्या। अब ये पूर्णांक संख्या होती क्या है, तो एक संख्या रेखा होती है भाई, एक नंबर लाइन होती है, बीच में होता है जीरो। बीच में क्या होता है, जीरो होता है। जीरो से यदि राइट साइड चलेंगे, दाएं साइड चलेंगे, तो संख्याएं बड़ी होती चलेंगी, जैसे एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, डॉट डॉट डॉट, कहां से चलेगा, इनफाइनाइट चलेगा। जीरो से बाएं साइड चलेंगे, लेफ्ट साइड चलेंगे, तो संख्याएं छोटी होती चलेंगी।
तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, डॉट डॉट माइनस का इनफाइनाइट भाई। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बताया, एक संख्या रेखा होती है, बीच में होता है भाई जीरो, बीच में क्या होता है जीरो। यदि अपन जीरो से दाएं साइड चलेंगे तो संख्याएं बड़ी होती चलेंगी, और जीरो से बाएं साइड चलेंगे तो संख्याएं छोटी होती चलेंगी। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताओ सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक का मतलब पॉजिटिव पूर्णांक संख्या बताओ, तो आंसर कितना बनेगा अपना 1 बनेगा। सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होगी, प्लस का 1 होगी। आपसे पूछे सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या बताओ, तो सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या होगी, माइनस का 1 होगी। तो मैंने अभी बताया आपको, जीरो से दाएं साइड चलेंगे तो संख्या बड़ी होती चलेंगी, और जीरो से बाएं साइड चलेंगे तो संख्याएं छोटी होती चलेंगी। तो एक बात ध्यान रखना, माइनस की संख्या जितनी छोटी होगी ना वो उतनी क्या होगी भाई, बड़ी होगी। मैं पूछूं माइनस का 5 और माइनस के 17 में बड़ा कौन सा भाई, माइनस का 5 है, तो माइनस की संख्या जितनी छोटी होगी उतनी क्या होगी भाई, बड़ी होगी। तो हमें बात पता चलेगी। अब बीच में फंसा भाई जीरो, तो जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक, यानी ये क्या है, उदासीन है। जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। ठीक है भाई। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, अपन से पूछा जाए कि सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या बताओ, तो अपन क्या बताएंगे, माइनस का 1। अपन से पूछे सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या, तो बताइए 1 बताएंगे। क्या बताएंगे भाई, 1 बताएंगे। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन बात करें अपन पूर्णांक की, तो जैसे मैं एक बात लिख दूं, मैं लिखूं 1.6, एक लिखूं 1.3 और एक लिखूं 1.5, 1.5। हमने लिखा पहला 1.6 और आपसे पूछे कि 1.6 का पूर्णांक बताओ, 1.6 का पूर्णांक बताओ, तो कैसे बताना वो सुनो ध्यान से। पॉइंट के बाद यदि संख्या 5 से बड़ी है, पॉइंट के बाद यदि संख्या 5 से बड़ी है तो उसका पूर्णांक क्या रहेगा, पॉइंट से पहले जो संख्या उसमें 1 जोड़ दो, पॉइंट से पहले जो भी संख्या उसमें 1 जोड़ दिया, फिर पॉइंट से पहले जो भी संख्या थी उससे अगली संख्या होगा। तो पॉइंट के बाद जो संख्या 5 से बड़ी है भी, तो इसका पूर्णांक क्या होगा, पॉइंट से पहले क्या संख्या कितनी है, 1 है, इससे अगली संख्या कौन सी आएगी, 2। तो 1.6 का पूर्णांक कितना होगा भाई, 2 होगा। आपसे पूछे 1.3 का पूर्णांक बताओ, तो पॉइंट के बाद यदि संख्या 5 से छोटी है, पॉइंट के बाद यदि संख्या 5 से छोटी है तो इसका पूर्णांक क्या होगा, जो संख्या पॉइंट से पहले लिखी गई, तो पॉइंट से पहले कितना लिखा गया भाई 1, तो इसका पूर्णांक कितना होगा, 1 होगा। ठीक है। अब यहां पे बच गई बात, अगर पॉइंट के बाद संख्या 5 ही आ जाए, पॉइंट के बाद संख्या 5 ही आ जाए तो इसका पूर्णांक क्या होगा, तो इसका भी पूर्णांक क्या होगा, इससे अगली संख्या कितनी है, पॉइंट से पहले संख्या कितनी भाई 1 है, तो इससे अगली संख्या क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। तो ध्यान क्या रखेंगे, पॉइंट के बाद यदि संख्या 5 है या फिर 5 से बड़ी है तो उसका पूर्णांक क्या होगा, पॉइंट से पहले जो भी संख्या उससे अगली संख्या होगी। यदि पॉइंट के बाद संख्या 5 से छोटी है तो उसका पूर्णांक क्या होगा, जो संख्या पॉइंट से पहले लिखी गई है। तो इसका आंसर कितना बनेगा, 1 बनेगा। बात समझ रहे हो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, आपसे पूछ लिया जाए कि जो ये बीच में 0 लिखा गया है ना, ये 0 एक कैसी संख्या है, बीच में लिखा गया 0, ये 0 एक कैसी संख्या है। तो 0 एक कैसी संख्या वो मैं निकाल के बता रहा हूं आपको, सुनो ध्यान से। उससे पहले मैं आपको 2 संख्याएं और बता रहा हूं। एक संख्या होती है सम संख्या, यानी कि इवन नंबर, सम संख्या यानी कि इवन नंबर। अब ये सम संख्या होती क्या है भाई, तो जिस संख्या के ऊपर 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, जिस संख्या के ऊपर 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो संख्या कौन सी बनेगी, सम संख्या। तो इसका मतलब क्या हो, सबसे छोटी सम संख्या 2, उसके बाद 4, फिर 6, फिर 8, डॉट डॉट ये भी कहां तक चलेगा, इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक चलेगा। तो आपसे पूछे कि सम संख्या बताओ, तो सबसे छोटी सम संख्या कितनी होगी भाई, 2 होगी। यानी कि सम संख्या होती क्या है भाई, जिस संख्या के ऊपर 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए। ठीक है। उसके बाद आती है भाई विषम संख्या, ओड नंबर, विषम संख्या यानी कि ओड नंबर। अभी विषम संख्या क्या होती है भाई, तो जिस संख्या के ऊपर 2 का पूरा पूरा भाग न जाए, जिस संख्या के ऊपर 2 का पूरा पूरा भाग न जाए वो संख्या कौन सी कहलाएगी, विषम संख्या। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या बनेगी, 1, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, डॉट डॉट ये भी कहां तक चलेगा, इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक चलेगा। समझ रहे हो। तो सम पूछे तो जिसपे 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए वो सम कहलाएगी, विषम पूछे जिसपे 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए वो विषम कहलाएगी। तो सबसे छोटी सम संख्या तो क्या बनी अपने पास, 2, और सबसे छोटी विषम संख्या क्या बनी अपने पास, 1 बनी। अब अपन बात करें थे यहाँ पे 0 की, कि 0 एक कैसी संख्या है। तो मैं एक बार मैं संख्या लिख रहा हूं, वो देखो संख्या कैसे लिखेंगे। मैं लिखूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, डॉट आगे ऐसे तक चलता रहेगा। अपन बात करें सम की और विषम की, बात किसी करें विषम की और विषम की, तो देखो जो सबसे पहले संख्या है सम और विषम में, तो सबसे पहले जो संख्या लिखी वो कौन सी आती है, विषम है। उसके बाद कौन सी आई, सम,
फिर विषम, फिर सम, फिर विषम, फिर सम, फिर विषम, ऐसे चल रहा है अभी। यानी कि स्टार्ट कहां से किया, विषम से, उसके बाद सम, फिर विषम, फिर सम, फिर विषम, ऐसे चल रहा है। यानी कि पहले विषम, फिर सम, फिर विषम, फिर सम, ऐसे चल रहा है अभी। अब पीछे से आते भाई, ये कौन से अभी अपने पास, विषम, फिर सम आ गई, फिर विषम आ गई, फिर सम आ गई, फिर विषम, फिर सम, फिर विषम। यानी कि विषम से पहले कौन आएगा, सम, विषम से पहले कौन आएगा, सम। और एक से पहले आता कौन है भाई, एक से पहले कौन आता है भाई, जीरो। एक से पहले कौन आता है, जीरो। यानी कि जीरो एक ऐसी संख्या निकल रही है अपने पास, सम संख्या निकल रही है। लेकिन अपन जीरो को खाली सम संख्या नहीं बोलेंगे, जीरो एक सम पूर्णांक संख्या है, जीरो एक सम पूर्णांक संख्या है। तो आपसे पूछे कि जीरो एक कैसी संख्या, तो आप क्या बताएंगे, जीरो एक सम पूर्णांक संख्या है। ठीक है भाई, क्लियर यहां तक। आगे देखो, अगली संख्या अपने पास आती है, आगे अपने पास संख्या आएगी भाज्य संख्या। इसका दूसरा नाम होता है यौगिक संख्या, भाज्य संख्या या फिर यौगिक संख्या, इंग्लिश में इसको बोलेंगे अपन कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या या फिर यौगिक संख्या, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। अब ये भाज्य संख्या होती क्या है वो सुनो ध्यान से। तो जिस संख्या के ऊपर स्वयं संख्या और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाए, जिस संख्या के ऊपर स्वयं संख्या और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाए, तो संख्या कौन सी कहलाएगी अपने पास, भाज्य संख्या या फिर यौगिक संख्या। भाज्य संख्या या फिर यौगिक संख्या, या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या होती है, जिस संख्या के कम से कम 3 फैक्टर बने, जिस संख्या के कम से कम 3 फैक्टर या फिर 3 गुणनखंड बने। तो जिस संख्या के कम से कम जिस संख्या के कम से कम 3 गुणनखंड बने, जिस संख्या के कम से कम कितने गुणनखंड बने भाई, 3 गुणनखंड बने। तो जिस संख्या के कम से कम 3 गुणनखंड बने, वो संख्या कौन सी कहलाएगी, भाज्य संख्या फिर यौगिक संख्या कहलाएगी। इसके बाद आती है भाई अभाज्य संख्या, इसका दूसरा नाम होता है रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या फिर रूढ़ संख्या। ये अभाज्य संख्या या फिर रूढ़ संख्या क्या होती है, तो जिस संख्या पे स्वयं संख्या और एक के अलावा, जिस संख्या के ऊपर स्वयं संख्या और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग न जाए, वो कौन सी कहलाएगी, अभाज्य। जिस संख्या के ऊपर स्वयं संख्या और एक के अलावा किसी का भाग चला जाए, वो तो भाज्य। स्वयं और एक के अलावा भाग न जाए, वो कौन सी रहेगी भाई, अभाज्य संख्या रहेगी। कौन सी रहेगी, अभाज्य। अब अभाज्य की दूसरी परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, जिस संख्या के सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर बने, ना तो 2 से कम ना 2 से ज्यादा। तो जिस संख्या के सिर्फ 2 ही गुणनखंड बने, जिस संख्या के सिर्फ कितने फैक्टर बने, 2 ही गुणनखंड बने, तो उसे कौन से बोलेंगे अपन, अभाज्य संख्या। अब यहां पे एक नाम आ रहा है गुणनखंड, क्या नाम आ रहा है भाई, गुणनखंड। तो एक तो नाम होता है भाई गुणनखंड और एक नाम होता है भाई गुणज। एक नाम होता है गुणनखंड और एक नाम क्या होता है भाई, गुणज। तो गुणनखंड और गुणज में फर्क क्या होता है वो समझ ध्यान से। जैसे मैं एक संख्या ले लूं छोटी सी, मान लो अपन कोई संख्या ले ली 8, क्या ले ली भाई, हमने कोई संख्या 8 ले ली। अब आपसे पूछे कि 8 के गुणनखंड यानी कि फैक्टर बताओ, तो 8 के फैक्टर यानी गुणनखंड क्या होंगे, जिस जिस संख्या का 8 के ऊपर पूरा पूरा भाग चला जाएगा, जिस जिस संख्या का 8 के ऊपर पूरा पूरा भाग चला जाएगा, वो सब क्या कहलाएंगे, 8 के गुणनखंड। तो बताओ 8 के ऊपर किस किस का भाग जाएगा भाई, 1 का भी जाएगा, 2 का जाएगा, 4 का जाएगा, उसके बाद किसका जाएगा, 8 का जाएगा। तो 8 के ऊपर 1 का भी भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 4 का जाएगा और 8 का जाएगा। इनके अलावा क्या भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो 8 के फैक्टर क्या बन गया भाई, 1 2 4 और 8। अब पूछे आपसे कि 8 के गुणज बताओ, मल्टीपल्स बताओ। तो गुणज क्या होते हैं, जिस भी संख्या के आपसे गुणज पूछे ना, तो उस संख्या के पहाड़े में जितनी भी संख्याएं आएंगी वो सारी उसकी क्या कहलाएंगी, गुणज कहलाएंगी। तो अपन से पूछे 8 का गुणज बताओ, तो 8 का पहला गुणज 8 एकम 8, फिर 16, फिर 24, डॉट डॉट डॉट, ये भी कहां तक चलता रहेगा, इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक चलता रहेगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है वो समझ ध्यान से। किसी भी संख्या का गुणनखंड, किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड हमेशा क्या होता है, 1 होता है। किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड क्या होगा भाई, 1 होगा। और किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड स्वयं संख्या होगी। किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड तो क्या होगा, 1 होगा। और किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड स्वयं संख्या होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। बात करें गुणज की, तो किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणज स्वयं संख्या होगी और बड़ा इनफाइनाइट यानी कि अनंत रहेगा।
ज्ञात नहीं कर सकते। तो सबसे छोटा गुणज क्या रहेगा, स्वयं संख्या रहेगी। तो गुणनखंड और गुणज में फर्क समझ गए। अब अपन बात यहाँ पे भाज्य और अभाज्य संख्या निकालते हैं। क्या निकालते भाई, भाज्य और अभाज्य संख्याएं। तो सबसे पहले अपने पास संख्या होती है भाई एक, एक तो एक का फैक्टर बताओ कितना बनेगा, एक ही बनेगा भाई। उसके बाद ले दो, दो के फैक्टर क्या बनेंगे, एक तो एक बनेगा और एक दो बनेगा। तीन के फैक्टर ले तो एक बनेगा और एक तीन बनेगा। चार के फैक्टर ले तो एक बनेगा, दो बनेगा और चार बनेगा। अपन यहाँ पे निकालते हैं भाज्य और अभाज्य संख्याएं। तो देखो भाई अपन पहले बात करें भाज्य की, और संख्या कितनी लिखेगी अपने पास एक। तो बताओ एक का सिर्फ कितना फैक्टर बन रहा है, एक फैक्टर बन रहा है। भाज्य के लिए कम से कम कितने फैक्टर होने चाहिए, तीन, लेकिन यहाँ पे तो एक ही फैक्टर बना। और अभाज्य के लिए सिर्फ दो, या ना तो दो से कम ना दो से ज्यादा। तो देखो भाई एक न तो भाज्य में आ रही है और न ही अभाज्य में। तो एक के लिए अपन क्या लिखेंगे, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। तो ध्यान रखना जो संख्या एक होती है वो न तो भाज्य होती है और न ही अभाज्य होती है। उसके बाद बारी आई दो की। अब दो के देखो सिर्फ कितने फैक्टर बने, दो ही फैक्टर बने। तो दो कैसी संख्या भाई, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है, अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर। अब तीन के भी कितने फैक्टर बने, दो ही बने। तो तीन भी कैसी है भाई, अभाज्य प्राइम नंबर है। अब चार के फैक्टर देखो कितने बन गए, तीन। तो मैंने क्या बताया, जिस संख्या के कम से कम तीन फैक्टर बने तो वो संख्या कौन सी कहलाएगी, भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। वो संख्या कौन सी कहलाएगी, भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, आपसे पूछेगा पहला क्वेश्चन कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या बनेगी भाई, दो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या बनेगी, दो बनेगी। ठीक है, आपसे पूछे सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ। सबसे छोटी भाज्य कंपोजिट नंबर, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन बन गई, चार बन गई। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या बनेगी, चार बनेगी। आपसे पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ तो कितना बनेगी, दो बनेगी। आपसे पूछे सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ तो कितनी बनेगी, चार बनेगी। क्या पूछा गया, सबसे छोटी अभाज्य तो दो होगी और सबसे छोटी भाज्य चार होगी। एक के लिए पूछे तो एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। अब एक इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान रखना, क्या वो लाइन क्या है, दो की बात करते हैं। दो ही एक सम संख्या ऐसी है जो अभाज्य होती है। दो के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्या है वो सारी विषम होंगी, ध्यान रखना इस बात का। दो ही सम संख्या एक ऐसी है जो अभाज्य है। दो के अलावा जितने भी अभाज्य संख्या वो सारी कैसे रहेंगी, विषम रहेंगी। क्या रहेंगे भाई, विषम रहेंगी। तो यहाँ पे छोटी छोटी पॉइंट ही ध्यान रखना अपन को। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछेगा वो सुनो ध्यान से। अपन से क्वेश्चन पूछ ले कि 1 से लेकर 25 तक, 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी, 9। 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी, 9 होंगी। आपसे पूछे 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या, तो 1 से 50 तक कितनी हो जाएंगी, 15। आपसे पूछे 1 से 75 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो कितनी हो जाएंगे, 21। आपसे पूछे 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या, तो क्या बताएंगे अपन, 25। तो ये छोटे छोटे पॉइंट क्वेश्चन काफी बार पेपर में पूछे जाते हैं। आपसे पूछे कि 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 9 है। आपसे पूछे 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 15 है। आपसे पूछे 1 से 75 तक कितनी अभाज्य संख्या, 21 है। आपसे पूछे 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या, तो कितनी है भाई, 25 है। ये छोटे छोटे जो पॉइंट है वो ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ ले आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ ले कि सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक बताओ। इकाई का मतलब क्या रहेगा, जो सबसे लास्ट में अंक होता है। जैसे मैं संख्या लिख दूं 471 और इसमें इकाई अंक बताओ, तो जो अंतिम अंक होता है ना, वही कौन सा कहलाता है, इकाई अंक। जो अंतिम अंक होगा वही कौन सा कहलाएगा, इकाई अंक। अपन से पूछे कि सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक बताओ, तो इकाई अंक क्या होगा, अंतिम अंक बताओ। तो सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में, तो देखो सभी अभाज्य संख्या लेंगे तो पहले कौन सा आएगा, 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 2 तो ऐसे गुणा में चलता रहेगा भाई। तो सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक क्या आएगा, वो सुनो ध्यान से। अब यहाँ पे बीच में क्या फंस रहा है भाई, 5 फंस रहा है। तो 5 तो अभाज्य होते भाई, 5 फंस रहा है ना बीच में। अब देखो 5 का यदि आप किसी सम संख्या से गुणा करोगे ना, तो वहां पे इकाई का हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। 5 का यदि आप किसी भी सम संख्या से गुणा करोगे तो इकाई का क्या आएगा, 0 आएगा। और 5 का यदि आप किसी भी विषम संख्या से गुणा करोगे तो वहां पे इकाई का क्या आएगा, 5 आएगा।
वहां पे इकाई अंक क्या आएगा 5 आएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे दो तरीके से पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा आपसे कि सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक, तो सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक कितना आएगा 0 आएगा। या फिर ऐसे पूछ ले कि दो को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक, तो मैंने क्या बताया दो एक सम संख्या ऐसी है जो अभाज्य है, अगर अपन दो को छोड़ देंगे तो सारी कौन सी बचेंगी विषम संख्या बचेंगी, तब इकाई अंक कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अगर सभी का नाम ले तो 0 और दो को छोड़कर बोले तो कितना आएगा 5 आएगा। समझ रहे हो। अब अभाज्य में और दो तीन तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे मैं एग्जांपल लूं, आपसे अपने पास क्वेश्चन आ जाए, बोले कि 140 संख्या ले ले और पूछे, यहाँ पे तीन चार तरीके से क्वेश्चन पूछेगा 140 के अभाज्य गुणनखंड बताओ, सभी यानी कि कुल गुणनखंड बताओ, सम गुणनखंड बताओ और विषम गुणनखंड बताओ। और कैसे बताओ भाई, विषम, यानी कि चार तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। आपसे पूछे कि 1 से 40 के यानी कि 140 के अभाज्य गुणनखंड बताओ, इसके सभी यानी कि कुल गुणनखंड बताओ, सम गुणनखंड बताओ और विषम गुणनखंड बताओ। तो जिस भी संख्या के आपसे गुणनखंड, चाहे अभाज्य पूछे, चाहे कुल पूछे और चाहे सम पूछे, चाहे विषम पूछे, तो सबसे पहला काम क्या है, जो भी आपको संख्या दी जाए ना, तो आप इसके पहले फैक्टर बना लो। क्या बना ले भाई, अपन फैक्टर बना ले। और ध्यान रखना किसी भी संख्या के जो फैक्टर बनते हैं ना, वो हमेशा कैसे बनते हैं, अभाज्य। चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, चाहे कितनी छोटी संख्या, उसके जो फैक्टर बनेंगे वो हमेशा कैसे बनेंगे, अभाज्य फैक्टर बनेंगे। तो अपन 140 के फैक्टर बनाते भाई, अपने पास संख्या 140, इसके फैक्टर बनाते हैं। तो पहले किसका भाग जाएगा, 2 का 70 बार गया, फिर से 2 का 35 बार गया, फिर 5 का 7 बार गया, फिर 7 का 1 बार गया। तो इसके फैक्टर क्या बन गए, 2, 2, 5 और 7। तो 2 कितनी बार आया, 2 बार, तो अपन इसको क्या लिखते हैं भाई, 2 की पावर 2, 5 एक बार तो 5 की पावर 1 और 7 एक बार तो 7 की पावर 1। फैक्टर बना ली इसके। अब पहला क्वेश्चन अपने पास है कि 140 के अभाज्य गुणनखंड बताओ, तो हमने इसके फैक्टर बना लिए। क्या क्या बने अपने पास, 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा में 7 भी। अब अपन से पूछे कि अभाज्य फैक्टर बनाओ, तो यदि आपसे अभाज्य फैक्टर पूछे ना, तो जो भी इनकी पावर है ना, इन पावरों को ऐड करना अपन को। तो यहाँ पे पावर कितनी है, 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो 2 और 1 3, 3 और 1 4। तो अभाज्य फैक्टर कितने बनेंगे इसके, 4। तो 140 के अभाज्य फैक्टर कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। कितने बनेंगे भाई, 4 बनेंगे। दूसरा पूछे आपसे कि 140 के सभी यानी कि कुल गुणनखंड बताओ, तो सभी कुल गुणनखंड पूछे आपसे, तो क्या करना है, जो भी इनकी पावर है ना भाई, यानी कि यहाँ पे भी एक पावर है, यहाँ पे भी एक पावर है, जो भी इनकी पावर है ना, उनकी पावर में एक एक ऐड करके गुणा करना अपन को। तो भाई 2 में एक ऐड करेंगे कितना आएगा, 3, 1 में एक ऐड करेंगे 2, 1 में एक ऐड करेंगे 2, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी कि इसके सभी गुणनखंड कितने बन जाएंगे, 12। तो 140 के कुल गुणनखंड कितने बन गए अपने पास, 12 बन गए। ठीक है। आपसे पूछे इसके सम गुणनखंड बताओ, क्या पूछा भाई, सम गुणनखंड बताओ। तो सम गुणनखंड के लिए अपन को क्या करना है, यदि अपने पास जो भी संख्या फैक्टर बन के आए ना, उनमें यदि कोई सम संख्या है ना, यदि उनमें कोई सम संख्या है, तो उस सम संख्या की पावर में अपन कुछ नहीं जोड़ेंगे। अगर आपसे सम गुणनखंड पूछे तो जो अपने पास फैक्टर बने, यदि उसमें कोई सम संख्या क्या बनेगी, 2 ही मिलेगी आपको। यदि वहां पे कोई सम संख्या है तो उस सम संख्या की पावर में अपन कुछ ऐड नहीं करेंगे, उसको ऐसे कैसे लिखेंगे, लिख लिया 2। बाकी जितनी भी संख्या बची ना, उनकी पावर में एक एक ऐड करके गुणा कर दो। 1 में एक ऐड करेंगे 2, 1 में एक ऐड करेंगे 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना बन गया भाई 8। तो इसके सम गुणनखंड कितने बनेंगे भाई 8। आपसे पूछे कि विषम फैक्टर बताओ, तो विषम के लिए आपको क्या करना है, जो सम संख्या है ना उसको तो लेना ही नहीं है। विषम के लिए जो सम संख्या उसको तो लेना नहीं है, बाकी जो भी संख्या बचगी उनकी पावर में एक एक ऐड कर दो। तो यहाँ पे एक ऐड करेंगे 2, यहाँ पे भी एक ऐड करेंगे 2, तो कितने बन जाएंगे 4। तो इसके विषम फैक्टर कितने बन गए भाई 4। ठीक है। आपसे पूछे अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य के लिए मैंने क्या बताया, इनकी जो भी पावर है उन सबको ऐड कर दो, 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो अभाज्य कितने बनेंगे 4। आपसे पूछे इसके कुल फैक्टर बताओ, तो कुल कैसे निकालेंगे, जो भी इनकी पावर है ना, उनकी पावर में एक एक ऐड करके उनको गुणा कर देंगे। तो 2 में एक ऐड किया 3, 1 में एक ऐड किया 2, 1 में एक ऐड किया 2, तो टोटल फैक्टर कितने बन गए इसके 12। आपसे पूछे इसके सम गुणनखंड बताओ, तो सम के लिए मैंने आपको क्या बताया, यदि जो भी अपने पास संख्याएं थी ना फैक्टर वाली, उनमें यदि कोई सम संख्या है ना, उसकी पावर में कुछ भी ऐड नहीं करना। तो 2 की पावर तो 2 ही रखी हमने, बाकी की जो भी संख्या थी उनकी पावर में एक एक ऐड कर दो। तो यहाँ पे भी एक ऐड कर दे, यहाँ पे भी एक, सभी को गुणा करेंगे कितना बन गया 8। तो इसके सम गुणनखंड फैक्टर कितने बन गए अपने पास 8 बन गए।
आपसे पूछे विषम फैक्टर बताओ, तो विषम के लिए सम को तो लेना ही नहीं है, बाकी जो भी संख्या बचेगी उनकी पावर में एक एक ऐड कर दो। तो यहाँ पे एक ऐड किया 2, यहाँ पे एक ऐड किया 2, तो विषम फैक्टर कितने बन गए इसके? 4 बन गए। ऐसे क्वेश्चन पेपर में अक्सर देखे जाते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो इसका। जैसे मैं संख्या ले लूं भाई, अपने पास कोई संख्या 720 है। क्या भाई? 720। अभी 720 के आपसे पूछे कि प्राइम फैक्टर बताओ पहले, अभाज्य, फिर पूछे टोटल फैक्टर बताओ, फिर पूछे इवन फैक्टर बताओ, फिर पूछे ओड फैक्टर बताओ। मैं चारों निकाल के दिखा रहा हूं आपको। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको फैक्टर में तोड़ेंगे भाई, और फैक्टर गुणनखंड हमेशा कैसे बनते हैं? अभाज्य। तो 720 के अपन फैक्टर बनाते हैं। पहले देखो भाई किसका भाग जाएगा? 2 का। कितनी बार गया? 360 बार। फिर से किसका जाएगा? 2 का। कितनी बार गया? 180 बार। फिर से 2 का 90 बार। फिर से 2 का 45 बार। अब 3 का 15 बार। फिर से 3 का 5 बार। अब 5 का 1 बार भाई। ठीक है, अब देखो 2 कितनी बार है अभी अपने पास? 4 बार। तो अपन क्या लिखेंगे? 2 की पावर 4 गुणा भाई 3 कितनी बार आया? 2 बार। 5 कितनी बार आया? 1 बार। अब इसको टुकड़ों में तोड़ा तो अपने पास क्या बना? 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 गुणा में 5 भाई। आपसे पहला क्वेश्चन पूछे इसके प्राइम फैक्टर बताओ, अभाज्य गुणनखंड बताओ। तो इसके अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर निकाले। तो मैंने प्राइम फैक्टर के लिए आपको क्या बताया? जो भी इनकी पावर है उन सभी को ऐड कर दो। 4 और 2 6, 6 और 1 7। तो इसके प्राइम फैक्टर कितने बन जाएंगे? 7। आपसे पूछे इसके टोटल फैक्टर बताओ, सभी फैक्टर बताओ भाई। तो सभी के लिए मैंने आपको क्या बताया? जो भी इनकी पावर है ना उनमें कितना कितना ऐड कर दे भाई? एक एक ऐड कर दे। तो 4 में एक ऐड करेंगे कितना आएगा भाई? 5 गुणा 2 में एक ऐड करेंगे कितना आएगा? 3, 1 में एक ऐड करेंगे कितना आएगा? 2 भाई। इन सभी का गुणा कर दो। 5 3 15, 15 दूनी 30। तो इसके सभी फैक्टर कितने बन जाएंगे? 30 बन जाएंगे। नेक्स्ट आपसे पूछे इसके इवन फैक्टर बताओ भाई, सम फैक्टर बताओ। तो सम के लिए मैंने आपको क्या बताया? यदि इनमें कोई सम संख्या है ना उसकी पावर में कुछ भी ऐड नहीं करना। तो सम संख्या कितनी अपने पास है? तो उसकी पावर में कुछ ऐड नहीं करेंगे। उसको ऐसे कैसे लिख लो? बाकी जो भी संख्या बची उनकी पावर में एक एक ऐड करके गुणा कर दो। तो गुणा 2, एक एक ऐड करेंगे तो सॉरी गुणा 3, और गुणा में यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 भाई। तो 4 3 12, 12 दूनी 24। तो इसके सम फैक्टर कितने बनेंगे? 24। आपसे पूछे इसके ओड फैक्टर बताओ भाई। तो ओड फैक्टर के लिए मैंने आपको क्या बताया? ओड फैक्टर के लिए क्या बताया कि सम वाले को तो लेना ही नहीं है, बाकी जो भी बचे उनकी पावर में एक एक ऐड कर दो। तो 2 में एक ऐड करेंगे 3, गुणा में 1 में ऐड करेंगे 2, तो कितना बन जाएगा? 6। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 6। तो प्राइम फैक्टर कितने निकले? 7। टोटल कितने निकले? 30। इवन कितने निकले? 24। और ओड कितने निकले अपने पास? 6 निकले। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछा गया था? पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, वो कैसे था वो सुनो ध्यान से। जैसे मैं लिख दूं 5 की पावर 3 गुणा 9 की पावर 7 गुणा और 11 की पावर 3। इसके अभाज्य फैक्टर बताओ, इसके अभाज्य गुणनखंड बताओ, इसके अभाज्य गुणनखंड। तो बच्चों ने काफी बार जल्दबाजी में आंसर गलत लगा दिया था इसका। कैसे? क्या कर दिया? अभाज्य गुणनखंड के लिए मैंने क्या बात बताई थी? इनकी सभी को पावर ऐड कर देंगे। तो 3 और 7 10, 10 और 3 कितना हो गया? 13। यानी कि आंसर क्या लगा के आ गए? 13। वो जो आंसर क्या अपना गलत है। मैंने क्या बताया? जो फैक्टर बनते हैं ना वो में से कैसे बनते हैं? अभाज्य। तो सबसे पहले तो आप इन संख्याओं को चेक करके देखो कि संख्याएं अभाज्य संख्याएं है क्या। हाँ, 5 तो अभाज्य है। 9 देखो, 9 क्या अभाज्य है क्या? 9 अभाज्य नहीं है, तो इसको पहले अभाज्य बनाएंगे। तो इसको अपन क्या लिखते भाई? 3 गुणा 3 भाई। अब 11 भी अभाज्य है, तो अपने पास क्या बन गया? 5 की पावर 3 गुणा, अब 3 की पावर भी 7 है और इस 3 की पावर भी कितनी भाई? 7 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 की पावर कितना बन जाएगा? 14 गुणा कितना हो जाएगा? 11 की पावर 3 भाई। अब सभी संख्या कैसी अपने पास? अभाज्य है। अब इनको जोड़ दो, 14 और 3 17, 17 और 3 कितना हो गया? 20। तो इसके अभाज्य फैक्टर कितना बनेंगे? 20 बनेंगे। तो ध्यान रखना ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन में छोटी छोटी मिस्टेक होती है। अभाज्य गुणन पूछे तो पहले अपन को इसको अभाज्य संख्याओं को अभाज्य ही बनाना है। अगर अपन डायरेक्ट सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा? गलत आ रहा था अपना। तो इसका आंसर क्या बनेगा भाई? 20। ठीक है, भाज्य संख्या पढ़ ली, अभाज्य संख्या पढ़ ली। नेक्स्ट संख्या अपने पास है भाई परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। अब ये परिमेय संख्या होती क्या है भाई? परिमेय संख्या क्या होती है? जिन संख्याओं को अपन p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। p का मतलब अंश और q का मतलब हर। तो जिन संख्याओं को अपन p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो जिन संख्याओं को अपन p बटा q के रूप में लिख सकते हैं
जहां पे q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तो वो सारी संख्या कौन सी कहलाएंगी, परिमेय संख्या। जैसे एग्जांपल लिख दूं मैं 7, 5/11, -2/9, 13/17, ऐसी सारी संख्या कौन सी अपने पास है, परिमेय संख्या। कौन सी भैया, परिमेय संख्या है। ये सारी संख्या कौन सी है, परिमेय संख्या है। अब एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, वो पॉइंट क्या है वो देखो ध्यान से। यदि अपन किसी संख्या पे 0 का भाग दें, यदि अपन 0 पे किसी संख्या का भाग दें, और यदि अपन 0 पे 0 का भाग दें, तो आंसर क्या बनेगा, सुनो ध्यान से। यदि अपन किसी संख्या पे 0 का भाग दें तो आंसर हमेशा क्या आएगा, इनफाइनाइट। और यदि अपन 0 पे किसी संख्या का भाग दें तो आंसर क्या आएगा, 0। और यदि अपन 0 पे 0 का भाग दें तो आंसर क्या आएगा, अनडिफाइंड। क्या आएगा, अनडिफाइंड, यानी कि अपरिभाषित। तो ये ध्यान रखना, यदि किसी संख्या पे 0 का भाग देंगे तो आंसर इनफाइनाइट आएगा, और 0 पे किसी संख्या का भाग देंगे तो आंसर 0 आएगा, और 0 पे 0 का भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा, अनडिफाइंड, यानी कि अपरिभाषित। समझ रहे हो। अब ये होगी परिमेय संख्या। अब एक संख्या होती है अपने पास अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अब ये अपरिमेय संख्या क्या होती है भाई, तो जिस संख्या को अपन p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते वो संख्या कौन सी कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या। तो जिन संख्याओं को अपन p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते तो संख्या कौन सी कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्याओं की पहचान क्या हो, तो वो देखो ध्यान से। जिसका मतलब क्या हुआ कि जिन संख्याओं का अपन अंडर रूट 16 नहीं कर सकते, जैसे अंडर रूट 3, अंडर रूट 7, अंडर रूट 23, तो जिन संख्याओं को अपन अंडर रूट 16 नहीं कर सकते वो संख्या कौन सी कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या। कौन सी कहलाएंगी भाई, अपरिमेय संख्या। तो ध्यान रखना, परिमेय क्या होते हैं, जिसको अपन p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अपरिमेय क्या होती है, जिन संख्याओं को अपन p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे कि इनका एग्जाम्पल कैसे, दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं, जिन संख्याओं को अपन अंडर रूट 16 नहीं कर सकते, तो यहाँ पे अंडर रूट 3 है, यहाँ पे अंडर रूट 7 है, यहाँ पे अंडर रूट 23 है, तो इनका अंडर रूट 16 नहीं कर सकते, तो संख्या कौन सी कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक है। अब अपरिमेय में एक नोट डाल दो, क्या वो नोट क्या है, पाई है ना, पाई, पाई तो अपरिमेय संख्या है, पाई तो एक अपरिमेय संख्या है, परंतु पाई का मान जो 22/7 है ना, वो कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। ध्यान रखने इस बात का, पाई तो एक अपरिमेय संख्या है, पाई तो एक अपरिमेय संख्या है, परंतु पाई का मान जो 22/7 है वो कौन संख्या है, परिमेय संख्या। ये ध्यान रखना, पाई तो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान जो 22/7 होता है ना, वो कौन संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है। कौन सा होता है भाई, परिमेय संख्या होता है। ठीक है। अब इनमें दो नोट और है, वो क्या है वो देखो ध्यान से। यदि अपन एक परिमेय संख्या को प्लस एक अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, इसका मतलब क्या हुआ, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल यानी कि योग, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा कैसा होता है, अपरिमेय होगा। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होगा। दूसरी भाषा में एक परिमेय संख्या, दूसरा देखो एक परिमेय संख्या गुणा एक अपरिमेय संख्या बराबर क्या रहेगा, अपरिमेय रहेगा। तो ध्यान क्या रखेंगे, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल भी हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो दोनों इंपॉर्टेंट बात है। पहला क्या है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग भी अपरिमेय होगा, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल भी क्या रहेगा, अपरिमेय रहेगा। क्या रहेगा भाई, अपरिमेय रहेगा। ये ध्यान रखनी छोटी छोटी बातें। ठीक है भाई, आगे देखो, अब परिमेय अपरिमेय संख्या पढ़ लिया अपन ने। अब एक संख्या होती है परफेक्ट नंबर, संपूर्ण संख्या। क्या होती है भाई, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर यानी कि संपूर्ण संख्या। अब ये संपूर्ण संख्या होती क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, सुनो ध्यान से। संपूर्ण संख्या क्या होती है, जिस संख्या के सभी गुणनखंडों के
जिस संख्या के सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के दोगुने के बराबर है। तो परफेक्ट नंबर या संपूर्ण संख्या क्या होती है? जिस संख्या के सभी फैक्टरों का योग उस संख्या के दोगुने के बराबर है तो संख्या कौन सी कहलाएगी? संपूर्ण संख्या। जैसे कि जिस संख्या के, मैं लिख देता हूं, सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के दो गुने के बराबर है। तो क्या बताया मैंने? जिस संख्या के सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के दो गुने के बराबर है तो संख्या कौन सी कहलाएगी? परफेक्ट नंबर यानी कि संपूर्ण संख्या। कौन सी कहलाएगी? परफेक्ट नंबर यानी कि संपूर्ण संख्या। अब यहाँ पे ध्यान दो भाई, तो आपसे पूछे सबसे छोटी संपूर्ण संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी संपूर्ण संख्या होगी 6, उसके बाद आएगी 28, उसके बाद 3 अंकों की आएगी 496, उसके बाद 4 अंकों की आएगी 8128। आपको ये 4 ही ध्यान रखनी है। तो आपसे पूछे कि 1 अंक की संपूर्ण संख्या बताओ तो क्या रहेगा? 6। आपसे पूछे 2 अंक की संपूर्ण संख्या बताओ तो कितना रहेगा? 28। आपसे पूछे 3 अंक की संपूर्ण संख्या बताओ तो कितना रहेगा? 496। आपसे पूछे 4 अंकों की संपूर्ण संख्या बताओ तो कितना रहेगा? 8128। तो एक बार मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं आपको, कैसे देखना ध्यान से। जैसे मैंने क्या बताया था आपको कि परफेक्ट नंबर होता क्या भी? जिस संख्या के सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के दोगुने के बराबर है। तो अपन एक संख्या 6 उठा ले, बाकी आप करके देख लेना। 6 उठा लिया तो 6 का फैक्टर बनाओ भाई। पहले कितना बनेगा? 1 2 3 और 6। तो इसके सभी फैक्टरों का योग करो भाई। 6 3 9 9 2 11 और 1 12। तो इसके सभी फैक्टरों का योग कितना बना भाई? 12। तो मैंने क्या बताया? जिस संख्या के सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के दोगुने के बराबर है तो इस संख्या का दोगुना कितना हो जाएगा भाई? 12 हो जाएगा। तो देखो दोनों बराबर है ना, दोनों क्या है? बराबर। अगर ये बराबर है तो संख्या कौन सी कहलाएगी? संपूर्ण संख्या यानी कि परफेक्ट नंबर। ठीक है भाई। अभी देखो अपन ने सभी संख्याएं पढ़ ली तो अभाज्य संख्या में क्वेश्चन बनता। क्वेश्चन कैसे बनेगा? जैसे कि क्वेश्चन आ जाए अपने पास कि मैं लिख देता हूं एक बार, चार अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में व्यवस्थित है। आरोही क्रम में व्यवस्थित है यानी कि 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में व्यवस्थित है। इनमें से प्रथम 3 का गुणनफल 255 है और अंतिम तीन का गुणनफल 1955 है। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या बताओ। इनमें से सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो क्वेश्चन क्या है वो देखो ध्यान से। 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। इनमें से प्रथम 3 का गुणनफल कितना है? 255 है। इनमें से प्रथम 3 का गुणनफल 255 है और अंतिम 3 का गुणनफल कितना भाई? 1955 है। तो देखो कोई भी संख्या मान ली, मान लो संख्या में क्या मान ली? ए बी सी और डी मान ली। ये चारों संख्या आरोही क्रम में व्यवस्थित। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते रूप में व्यवस्थित है भाई। अब इन चारों में से प्रथम 3 का गुणनफल तो कितना अपने पास है? 255 है और अंतिम 3 का गुणनफल कितना अपने पास है? 1955 है। तो अपन से पूछा गया इनमें से सबसे बड़ी संख्या बताओ भाई। इनमें से सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो आप एक बात बताओ, अपन जो अपने पास प्रथम 3 का गुणनफल 255 है और अंतिम 3 का 1955 है। तो एक बात बताओ, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं और किसी भी संख्या के जो फैक्टर होते हैं, हमेशा कैसे बनते हैं? अभाज्य बनते हैं भाई। किसी संख्या के जो फैक्टर बनेंगे वो हमेशा कैसे बनेंगे? अभाज्य। तो कोई भी संख्या है उसके जो फैक्टर बनेंगे अभाज्य। तो अपन पहले 255 के फैक्टर बनाते भाई। तो 255 का फैक्टर बनाएंगे पहले अपन। तो बताओ भाई किसका भाग जाएगा पहले? 5 5 10 2 12 3 का जा रहा भाई। 8 या 24 5 या 15। अब किसका जाएगा? 5 का 17 बार गया। फिर किसका जाएगा? 17 का कितनी बार गया? 1 बार गया। तो यानी कि 255 के फैक्टर तो क्या बने अपने पास? 3 गुणा 5 गुणा 17 भाई। यानी कि 255 के फैक्टर तो बने अपने पास 3 गुणा 5 गुणा 17 भाई। अब आगे कितना भाई? 1955। इस 1955 के फैक्टर निकाल लो भाई। तो इसके फैक्टर निकालने के पहले किसका भाग जाएगा? 5 का जाएगा भाई। 5 चौक
सॉरी 5 दिया 15, 4 5 नहीं 45 और 5 एकम 5, 391 आया भाई। आप किसका जाएगा भाई? 17 का 17 2 नहीं 34 और 17 3 51, फिर किसका जाएगा? 23 बार कितना है भाई? 1 आया। यानी कि 1955 के फैक्टर क्या क्या बन गए अपने पास? 5 गुणा 17 गुणा। अब एक बार आप चेक करके देखो, ये तीनों संख्या अभाज्य है ना, और ये तीनों संख्या भी कितनी भाई? अभाज्य ही है। ये तीनों संख्या भी कितनी? अभाज्य है, यानी कि 23। ये तीनों संख्या भी अभाज्य है और ये तीनों संख्या भी कैसी है भाई अपने पास? अभाज्य ही है। तो इनको देखो मैं लिख रहा हूं, प्रथम 3 यानी कि 255 का गुणनफल कितना था अपने फैक्टर क्या बने? 3 गुणा 5 गुणा 17 बना, ये तो बना था। और अंतिम 3 का क्या बना अपने पास? 5 गुणा 17 गुणा 23 बना भाई। देखो 5 अपने पास है, 17 अपने पास है, तो लास्ट की कौन सी होगी अपने पास? 23 होगी। लास्ट की कौन सी होगी? 23 होगी। अब इन पर चार संख्या क्या निकली अपने पास? 3 5 17 और 23 निकली। अब इन प्रथम 3 का गुणनफल तो कितना अपने पास? 255 है भाई। कितना है? 255 है। प्रथम 3 का गुणनफल कितना? 255 है। और अंतिम 3 का गुणनफल कितना अपने पास है? 1955 है। और चारों संख्या अभाज्य ही है और आरोही क्रम में है, बढ़ते रूप में ही है। तो अपन से कौन सा पूछा? सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी निकल जाएगी? वो 23। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या अभाज्य संख्या कौन सी आएगी? 23। ये पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो वो कौन सी आएगी? 3 आएगी। ठीक है भाई। देखो भाई आगे, अब किसी भी संख्या में किसी भी अंक के दो तरीके के मान होते हैं। किसी भी संख्या में किसी भी अंक के दो प्रकार के मान होते हैं। तो एक तो मान होता है भाई स्थानीय मान, और एक होता है जातीय मान या फिर वास्तविक मान। जातीय मान या फिर वास्तविक मान। तो मैंने क्या बताया? किसी भी संख्या में किसी भी अंक के दो प्रकार के मान होते हैं। एक तो होता है स्थानीय मान और एक होता है जातीय मान या फिर वास्तविक मान। तो देखो भाई, ये स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान क्या होता है? किसी भी अंक का उसके स्थान के कारण जो मान प्राप्त होता है ना, किसी भी अंक को उसके स्थान के कारण जो मान प्राप्त होता है उसे कौन सा बोलेंगे? स्थानीय मान बोलेंगे। और जातीय मान या फिर वास्तविक मान क्या होता है? किसी भी अंक का एक निश्चित मान होता है ना, किसी भी अंक का एक निश्चित जो मान होता है उसे अपन कौन सा बोलेंगे? जातीय मान या फिर वास्तविक मान। जैसे कि एग्जांपल अपने पास है, मैं कोई संख्या लिखूं, अपने पास संख्या भी 7485। इसमें आपसे पूछे कि 7 का जातीय मान बताओ। क्या पूछे? 7 का जातीय मान बताओ। तो जातीय मान क्या होगा वो सुनना ध्यान से। जिस भी अंक का आपसे नाम लेना, उस अंक का स्वयं का नाम ही उसका जातीय मान कहलाएगा। जिस भी अंक का जातीय मान आपसे पूछा जाए, तो जिस भी अंक का नाम लेना, तो उस अंक का खुद का नाम ही उसका क्या कहलाएगा? वो जातीय मान कहलाएगा। तो पूछे आपसे पूछे कि 7 का जातीय मान बताओ, तो 7 का जातीय मान 7 रहेगा। 4 का पूछे तो 4 रहेगा, 8 का पूछे तो 8 रहेगा और 5 का पूछे तो 5 रहेगा। यानी कि खुद का नाम ही उसका क्या कहलाएगा? जातीय मान कहलाएगा। बात आती है स्थानीय मान में कि स्थानीय मान क्या होता है भाई? तो जिस भी अंक का आपसे स्थानीय मान पूछा जाए, उस अंक के नीचे उसको एक बार ऐसे कैसे लिख लो। मान लो आपसे पूछे कि 4 का स्थानीय मान बताओ, तो 4 को इसके 4 नीचे लिख लो भाई। अब इसके दाएं साइड जितने भी अंक बच गए उतनी क्या लगा दो? 0। तो 4 का स्थानीय मान क्या बन जाएगा? 400। पूछता 7 का बताओ, तो 7 नीचे 7 लिख दो। इसके साइड कितने अंक बच गए? 3, तो उतनी 0 लगा दो। तो 7 का स्थानीय मान क्या बन जाएगा? 7000। ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है वो सुनो ध्यान से। जो किसी भी संख्या में जो इकाई का अंक होता है ना, किसी भी संख्या में जो इकाई का अंक होता है उसका जातीय मान और स्थानीय मान वो इकाई का अंक ही होगा। जैसे कि 5 का जातीय मान पूछे तो 5 रहेगा और इसका स्थानीय मान पूछे तो भी कितना रहेगा? 5 रहेगा। तो ध्यान रखना, किसी भी संख्या में जो इकाई का अंक होता है उसका जातीय मान और वास्तविक मान या फिर स्थानीय मान एक ही बात होती है। ठीक है। तो इसका स्थानीय मान 5 का स्थानीय मान भी 5 रहेगा और इसका जातीय मान भी कितना रहेगा? 5 ही रहेगा। ठीक है। जैसे कि अपने पास एग्जांपल क्वेश्चन कैसे आएगा वो देखो ध्यान से। क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि कोई संख्या लिख दूं मैं, चार में 9 के स्थानीय मान, 9 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताओ। 9 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताओ। क्वेश्चन क्या अपने पास कि कोई संख्या अपने पास है 57 96 84 में 9 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर पूछा। तो 9 का पहले स्थानीय मान निकाले, तो 9 के नीचे 9 लिख दो भाई। इसके दाएं साइड कितनी 0 अंक बच गए 3, तो उतनी क्या लगा देंगे? 0। ये तो स्थानीय मान हो गया। और वास्तविक मान तो क्या रहेगा? 9 ही रहेगा। अब इन दोनों का अंतर निकाल दो भाई। तो
1, 9, 9 और 8, तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा 89, 91। ठीक है। और देखो क्वेश्चन इसमें एक टाइप से क्वेश्चन और पूछेगा, जैसे मैं लिख दूं 0.56942 में 6 का स्थानीय मान बताओ। 6 का स्थानीय मान बताओ। जैसे क्वेश्चन अपने पास है 0.56942 में 6 का स्थानीय मान बताओ, तो 6 के नीचे 6 लिख लो भाई 6। अब इसके इस साइड कितने अंक है 3 है, तो 3 जीरो लगा दो। अब देखो यहाँ पे पॉइंट लगाओ, अगर यहाँ पे पॉइंट ना लगा होता, अगर यहाँ पे पॉइंट ना लगा होता तो इसका स्थानीय मान कितना होता 6000, लेकिन यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट से पहले कितना अंक है 0 पॉइंट, तो इसका स्थानीय मान क्या बन गया 0.0 और 6, तो इसका स्थानीय मान क्या बन जाएगा 0.06। ठीक है, तो ये तो थे स्थानीय मान। अब नेक्स्ट टाइप अपने स्टार्ट कर रहे हैं विभाजकता का नियम। क्या स्टार्ट करेंगे भाई, विभाजकता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। विभाजकता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो विभाजकता के नियम में सबसे पहले संख्या आती है 1, तो एक तो देखो भाई यूनिवर्सल फैक्टर है, तो 1 का भाग सभी संख्याओं पे जाता है, 1 का भाग तो सभी संख्याओं पे जाता है, तो 1 का कोई रोल नहीं है। बात करते हैं अब 2 से, तो एक तो 2 होगा, एक तो 2 की पावर 1 लिख दूं, एक 2 की पावर 2 लिख दूं, एक 2 की पावर 3 लिख दूं, एक 2 की पावर 4 लिख दूं। तो देखो भाई 2 की पावर 1 कितना होगा 2 होगा, 2 की पावर 2 कितना होगा 4 होगा, 2 की पावर 3 कितना होगा 8 होगा, 2 की पावर 4 कितना होगा 16 होगा। यानी कि मैं आपको जो रूल बताने जा रहा हूं वो रूल किस चीज के बता रहा हूं, 2 का बताऊंगा, 4 का, 8 का और 16 का भी, 2 का, 4 का, 8 का और 16 का। अब देखो ध्यान से, 2 की पावर कितनी है भाई 1 है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 1, इसका मतलब क्या हुआ, यदि किसी संख्या का इकाइक अंक, कितना इकाइक अंक, यदि किसी एक पावर 1 है तो 1 अंक, और स्टार्ट कहां से करना पीछे से इकाई से, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक पे 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक पे यानी कि यूनिट डिजिट पे 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो उस पूरी संख्या पे भी किसका भाग जाएगा 2 का ही भाग जाएगा। जैसे एग्जांपल लिख दे अपने पास, कोई क्वेश्चन है 892 और आपसे पूछे क्या बताओ ये 2 से डिवाइड होगी, तो इसका इकाई अंक कितना है भाई 2 है, अगर इस 2 पे 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो इस 892 पे भी 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ऐसे अपने पास 4 का है, तो 4 का देखो क्या bनेगा, अब यहाँ पे पावर देखो कितनी भी 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या पर, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या पर 2 का भाग जाता है, सॉरी, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या पर 4 का भाग जाता है, तो उस पूरी संख्या में भी किसका भाग जाएगा 4 का भाग जाएगा। फिर से बता रहा हूं, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या पर 4 का भाग जाता है, तो उस पूरी संख्या में भी किसका भाग जाएगा 4 का भाग जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लिख दे अपन 10,648 और आपसे पूछे क्या ये संख्या 4 से डिवाइड है, तो 4 का रूल क्या बोलता है, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या पर इस पे यदि 4 का भाग जाता है, तो इस पूरी संख्या में भी किसका भाग जाएगा 4 का भाग जाएगा। तो 48 पे 4 का भाग जाता है, तो इस पे पूरी पे किसका भाग जाएगा भाई 4 का भाग जाएगा। ऐसे भी 8 का, तो यहाँ पे पावर कितनी है भाई 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या पर यदि 8 का भाग जाता है, तो उस पूरी संख्या में भी किसका भाग जाएगा 8 का भाग जाएगा। कैसे, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या पर यदि 8 का भाग जाता है, तो उस पूरी संख्या पे भी किसका भाग जाएगा 8 का भाग जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लिख ले अपन 144, 90, 61, 44। अब पूछे कि ये संख्या 8 से डिवाइड है, तो अपन कैसे चेक करेंगे, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या पे यदि 8 का भाग जाता है, तो इस पूरी संख्या पे भी 8 का भाग जाएगा। तो अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या कितनी है अपने पास 144 है, तो देखो 144 पे यदि 8 का भाग जाता है ना, तो इस पूरी संख्या पे भी किसका भाग जाएगा 8 का भाग जाएगा। तो 144 पे 8 का भाग जाता है, तो ये संख्या किससे डिवाइड होगी 8 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। अब 16 का भी, तो यहाँ पे पावर कितनी भी 4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि किसी संख्या के अंतिम 4 अंकों से बनी संख्या पर, यदि किसी संख्या के अंतिम 4 अंकों से बनी संख्या पर यदि 16 का भाग जाता है, तो उस पूरी संख्या पे भी किसका भाग जाएगा 16 का भाग जाएगा। समझ रहे हो, तो 2 का पढ़ लिया हमने, 4 का पढ़ लिया, 8 का पढ़ लिया और 16 का पढ़ लिया। आगे देखो रूल 3 का और 9 का, 3 का और 9 का। तो पहले देखो 3 का, तो 3 का रूल क्या बोलेगा भाई, यदि किसी संख्या के सभी अंकों के योग पर, यदि किसी संख्या के
सभी अंकों के योग पर यदि किसी संख्या के सभी अंकों के योग पर 3 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या पे भी किसका भाग जाएगा? 3 का भाग जाएगा। यदि किसी संख्या के सभी अंकों के योग पे 3 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या पे भी किसका भाग जाएगा? 3 का भाग जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लिख लें अपन, अपने पास संख्या है 9768 और आपसे पूछेगा बताओ क्या इस जो संख्या 9768 लिखी है क्या ये 3 से डिवाइड है? तो अपन कैसे चेक करेंगे? इस संख्या के सभी अंकों का योग करेंगे। 9 और 7 16, 16 और 6 22, 22 और 8 कितना हो गया भाई? 30। अब इसका सभी अंकों का योग कितना हुआ? 30। अगर इसके सभी अंकों के योग पे 3 का भाग जाता है ना तो इस पूरी संख्या पे भी 3 का भाग जाएगा। तो इसके सभी अंकों का योग कितना हो गया? 30। तो 30 पे 3 का पूरा भाग जाता है तो इस संख्या में भी किसका भाग जाएगा? 3 का भाग जाएगा। ठीक है, ऐसे 9 का है तो 9 का रूल भी क्या बोलेगा? यदि किसी संख्या के सभी अंकों के योग पर, यदि किसी संख्या के सभी अंकों के योग पर 9 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में भी किसका भाग जाएगा? 9 का भी। यानी कि 3 में भी क्या बताया? यदि किसी संख्या के सभी अंकों के योग पर 3 का भाग जाता है तो उस पे 3 का भाग जाएगा। यदि किसी संख्या के सभी अंकों के योग पर 9 का भाग जाता है तो उस पे 9 का भाग जाएगा। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया था, 2 पढ़ लिया था, 4 पढ़ लिया था, 8 पढ़ लिया था, 16 पढ़ लिया था, 3 पढ़ लिया और 9 पढ़ लिया। आगे देखो भाई, नेक्स्ट रूल है 5 का। देखो भाई 5 से कौन कौन सी संख्याएं डिवाइड होंगी? यदि किसी संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो या फिर क्या हो भाई? 5 हो। यदि किसी संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो या फिर क्या हो भाई? 5 हो, तो वो संख्या किससे पूरी डिवाइड होगी? 5 से पूरी डिवाइड होगी। यानी कि जैसे मैं संख्या लिख दूं, अपने पास 100 आ जाए, इकाई अंक कितना है? 0 आया तो 5 से डिवाइड होगी। मैं लिख दूं 105 लिख दे तो इकाई अंक कितना आया? 5 आया तो 5 पे 5 का है तो पूरी संख्या भी किससे डिवाइड होगी? 5 से डिवाइड होगी। ठीक है, आगे देखो 6 का। अब 6 का रूल क्या बोलते हैं वो देखो ध्यान से। यदि किसी संख्या पर 2 और 3 दोनों का पूरा भाग चला जाए, यदि किसी संख्या पर 2 और 3 दोनों का पूरा भाग चला जाए, यानी दोनों से पूर्णतः विभाजित हो। यदि कोई संख्या 2 से भी और 3 से भी, यदि कोई संख्या 2 से भी और 3 से भी दोनों से पूरी विभाजित हो ना, तो संख्या किससे विभाजित होगी? 6 से भी विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी? 6 से भी विभाजित होगी। तो ध्यान रखना 6 का रूल क्या बोलता है? यदि किसी संख्या पे 2 का भी और 3 का भी दोनों का पूरा भाग चला जाए तो उस संख्या पे किसका भी भाग जाएगा भाई? 6 का भी पूरा भाग जाएगा। ठीक है, आगे देखो 7 का रूल क्या है वो सुनो ध्यान से। यदि किसी संख्या में, यदि कोई भी संख्या उसमें एक ही अंक की 6 बार पुनरावृत्ति हो रही है, यदि किसी संख्या में एक ही अंक की 6 बार पुनरावृत्ति हो रही है ना, तो उस संख्या पे 7 का पूरा भाग जाएगा। जैसे मैं लिख दूं एक ही अंक की 6 बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो ऐसी कोई भी संख्या बनेगी उस पे हमेशा किसका भाग जाएगा? 7 का पूरा भाग जाएगा। किसका भाग जाएगा? 7 का पूरा भाग जाएगा। एक बात और बता रहा हूं मैं आपको, 7 का एक और रूल बता रहा हूं। जैसे मैं कोई संख्या लिख दूं, ऐसे हमने कोई संख्या लिख दी 342 और 349। अब 7 का दूसरा तरीका क्या है रूल चेक करने का? आपसे पूछे क्या इस संख्या में 7 का पूरा भाग जाएगा? तो उसके लिए मैं क्या बता रहा हूं सुनो ध्यान से। अंत से यानी लास्ट से आपको 3 अंकों की संख्या बनानी है। 3 अंकों की संख्या बना ली तो एक संख्या बना ली, एक जोड़ा बना लिया, एक जोड़ा बना लिया। अब इन दोनों के जोड़ों के अंतर पे, यानी कि एक तो संख्या क्या बन गई 349 और एक संख्या क्या बन गई 342। यदि ये जोड़ा बना एक तो 349 और एक जोड़ा बना 342, यदि इनके अंतर पे 7 का भाग जाता है ना, तो इस पूरी संख्या में भी 7 का भाग जाएगा। तो इनका अंतर 349 और 342 का अंतर कितना आएगा? 7। तो इस पे इनके अंतर पे यदि 7 का भाग जाता है तो इस पूरी संख्या में भी किसका भाग जाएगा? 7 का भाग जाएगा। समझ लो, एक तो बताया यदि किसी भी संख्या में एक के अंक की 6 बार पुनरावृत्ति हो। एक क्या मैंने बताया कि अंत से 3 के जोड़े बना लो और उनका अंतर देखो, अगर उनके अंतर पे 7 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में भी किसका भाग जाएगा? 7 का भाग जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे बटा, अब आगे अपने पास बच गया भाई 10। तो 10 का तो कॉमन रूल है भाई, यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो? 0 हो तो संख्या पे किसका भाग जाएगा? 10 का पूरा भाग जाएगा। देखो भाई आगे है 11 का रूल, इंपोर्टेंट रूल है भाई 11 का। अब 11 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होंगी वो सुनो ध्यान से।
तो मैं परिभाषित के जो रूल बता रहा हूँ क्या है वो रूल सुनना ध्यान से। यदि किसी संख्या के विषम और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 से विभाजित हो, यदि किसी संख्या के विषम और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 से विभाजित हो, यदि किसी संख्या के विषम और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 से विभाजित हो, या फिर 11 से विभाजित हो। मैंने क्या बताया, यदि किसी संख्या के विषम और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 से विभाजित हो, तो उस संख्या पे किसका प्रोपर भाग जाएगा, 11 का प्रोपर भाग जाएगा। जैसे कि एग्जांपल ले ले अपन कोई भी संख्या लिख ले, जैसे अपने कोई संख्या लिख ली 49, 39, 539 भाई, और आपसे पूछो क्या बताओ इस संख्या पे 11 का प्रोपर भाग जाएगा, तो अपन कैसे चेक करेंगे, यदि किसी संख्या के विषम और सम स्थानों के अंकों, विषम और सम स्थान बोले, अंक नहीं बोला, विषम और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 से विभाजित हो, तो ध्यान रखना जो पहला जो स्थान होता है ना, जो पहला स्थान होता है वो हमेशा कौन सा होता है, विषम होता है। जो पहला स्थान 1 नंबर होता है हमेशा कौन सा होता है, विषम। तो ये विषम आ गया, उसके बाद ये विषम आएगा, उसके बाद ये विषम आएगा, उसके बाद ये विषम आएगा। अब पहले इनके अंकों का जो विषम स्थान है, जो विषम स्थान के अंक है इनका योग कर लो भाई, 4 3 7, 7 और 5 12, 12 और 9 कितना हो गया भाई 21, यानी कि विषम स्थानों के अंकों का योग कितना आया, 21 आया भाई। सम का कर लो, 9 और 9 18, 18 और 3 कितना आया 21, यानी कि विषम का योग भी 21 आया और सम का योग भी कितना आया 21 आया। या तो इनका अंतर 0 हो या फिर 11 से विभाजित हो, तो इनका अंतर कितना आया 0 आया भाई। अगर इनका अंतर 0 आया तो संख्या किससे पूरी पूरी विभाजित है, 11 से पूरी पूरी विभाजित है। ठीक है, अब आगे रूल देखो 12 का भी, 12 का रूल पूछा आपसे, तो जो संख्या 3 से भी और 4 से भी, जो संख्या 3 से भी और 4 से दोनों से पूरी पूरी विभाजित होगी तो संख्या किससे भी विभाजित होगी, 12 से विभाजित होगी। जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होगी तो संख्या किससे विभाजित होगी, 12 से विभाजित होगी। ऐसे पूछे 15 से भी, तो जो संख्या 3 से और 5 से दोनों से विभाजित होगी वो संख्या किससे भी विभाजित होगी, 15 से भी विभाजित होगी। ठीक है, अब इन सब में कॉमन रूल आता भी, कॉमन रूल किस किस का बनता है वो देखो। कॉमन रूल बनता है एक तो 7 का, एक 11 का और एक 13 का। आपसे पूछे 7, 11 और 13 इन तीनों से कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित होगी, तो इससे पहले मैं एक छोटी सी बात बोलूं आपको। जैसे मैं लिख दूं 2 गुणा 3 कितना आया भाई, 6 आया ना, 2 गुणा 3 कितना आया, 6 आया। मैं आपसे पूछूं जो संख्या 2 से और 3 से इन दोनों से डिवाइड होगी, जो संख्या 2 से भी और 3 से भी इन दोनों से डिवाइड होगी तो संख्या किससे डिवाइड जरूर होगी, 6 से जरूर डिवाइड होगी भाई। जो संख्या 2 से और 3 इन दोनों से भी डिवाइड होगी तो संख्या इनके गुणा 6 से जरूर डिवाइड होगी। ऐसे ही जो संख्या 7 से भी, 11 से भी और 13 से भी डिवाइड होगी तो वो संख्या इनके गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 इनसे जरूर डिवाइड होगी। तो इनका गुणा कितना बनेगा भाई, 77 को 13 से गुणा करेंगे कितना बन जाएगा, 1001। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जो संख्या 7, 11 और 13 इन तीनों से डिवाइड होगी वो संख्या 1001 से जरूर डिवाइड होगी। बात समझ तो क्या। अब इसमें एक रूल बनता है, एक रूल बनता है, रूल कैसे बनेगा वो सुनो ध्यान से। जैसे मैं कोई संख्या लिखूं भाई 462 और गुणा लिख दिया मैंने 1000, यानी कि हमने 462 को 3 अंकों की संख्या 462 है, हमने उसको किससे गुणा किया 1001 से। तो देखो इसको सोल्व करेंगे अपन, तो क्या मैं 1001 को 1000 प्लस में 1 लिख सकता हूं और गुणा कितना करना अपन को 462 भी। तो इसको गुणा करेंगे तो क्या बन गया, 1000 को पहले 462 से गुणा करेंगे कितना बन जाएगा 462 और 3 0 प्लस में क्या जाएगा भाई 462। तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा 462 और 462, ये तो बन गई। अब इससे क्वेश्चन क्या बना वो देखो ध्यान से। एक 3 अंकों की संख्या को दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, एक 3 अंकों की संख्या को दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, तो वह संख्या हमेशा किससे पूर्णतः विभाजित होगी, 1001 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो ध्यान रखना क्वेश्चन क्या आएगा, एक 3 अंकों की संख्या नहीं A B C
को दोहराकर एक 3 अंकों की संख्या ABC को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है। एक 3 अंकों की संख्या ABC को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है तो वह संख्या हमेशा 1001 से पूर्णतः विभाजित होगी। एक 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है तो वह संख्या किससे पूर्णतः विभाजित होगी? 1001 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे कि क्वेश्चन आ जाए 537 और 537, एक 3 अंकों की संख्या को दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनाई गई तो बताओ वह संख्या किससे पूर्णतः विभाजित होगी? तो वह संख्या 1001 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, इसमें दूसरा एक क्वेश्चन कैसे बनता है वो देखो ध्यान से। एक 2 अंकों की संख्या को दोहराकर 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है। एक 2 अंकों की संख्या को दोहराकर 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है तो वह संख्या 101 से पूर्णतः विभाजित होगी। एक 2 अंकों की संख्या को दोहराकर 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है तो वह संख्या 101 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे मैं लिख दूं 42 और आपसे पूछे बताओ इस संख्या पे किसका पूरा भाग जाएगा? तो इस संख्या पे 101 का पूरा भाग जाएगा। इस संख्या के ऊपर 101 का पूरा भाग जाएगा। ठीक है, अभी आगे देखो। अब आगे क्वेश्चन देखो, पहला आगे क्वेश्चन क्या बनेगा? जैसे मैं लिखूं a की पावर n प्लस b की पावर n, a की पावर n प्लस b की पावर n, जहां n एक विषम संख्या है। a की पावर n प्लस b की पावर n, जहां n एक क्या है भाई? विषम संख्या है। तो यह संख्या a प्लस b से पूर्णतः विभाजित होगी। तो यह संख्या a प्लस b से पूर्णतः विभाजित होगी। या फिर ऐसे बोल दो, यदि a की पावर n प्लस b की पावर n, जहां n एक विषम संख्या है तो a की पावर n प्लस b की पावर n का a प्लस b एक उभयनिष्ठ गुणनखंड जरूर होगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड जरूर होगा। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि a की पावर n प्लस b की पावर n, यदि n एक विषम संख्या है तो वह संख्या a प्लस b से जरूर विभाजित होगी। जैसे क्वेश्चन क्या आएगा? मैं लिख दूं भाई 49 की पावर 47 प्लस 58 की पावर 47 की पावर 47 प्लस 58 की पावर 47 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी? किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी? तो देखो भाई a की पावर n और b की पावर n, n एक विषम संख्या ना, ये भी 47 ये भी 47 विषम संख्या है ना, तो यह संख्या इनके योग a प्लस b से पूर्णतः विभाजित होगी। इनसे जरूर विभाजित होगी। तो 9 8 कितना आ गया? 17 और 9 8 कितना हो गया? 10, यानी कि वो 107 से जरूर विभाजित होगी। ऑप्शन में मिलेगा आपको 107, तो संख्या किससे जरूर विभाजित होगी? 107 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, दूसरा इसमें क्या बनता है? दूसरा इसमें क्या बनेगा भाई? यदि a की पावर n माइनस b की पावर n, जहां n एक विषम संख्या है, n एक कौन संख्या भाई? विषम संख्या है, तो यह संख्या a माइनस b से पूर्णतः विभाजित होगी। यदि a की पावर n माइनस b की पावर n, तो जहां n बराबर एक विषम संख्या है तो वह संख्या a माइनस b से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे क्वेश्चन आ जाए अपने पास 49 की पावर 5 माइनस 1, बताओ किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी? किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी? किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी? तो मैंने क्या बताया? a की पावर n माइनस b की पावर n। तो देखो a की पावर कुछ भी नहीं, तो मान लो यहाँ पे 5, तो a की पावर 5 ले तो भी कितना रहना? 1 रहना भाई। तो पावर देखो अपने पास कैसे आ रही? विषम आ रही है और बीच में सिंबल किसका रहा भाई? माइनस का। तो यह संख्या a माइनस b से पूर्णतः विभाजित होगी। तो a का मान 49 और b का मान 48, तो कितना? b का मान 1, तो कितना आ जाएगा भाई? 48। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह संख्या 48 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, आगे देखो, यदि a की पावर n माइनस b की पावर n, जहां n एक सम संख्या है, n एक सम संख्या है, तो यह संख्या a प्लस b इंटू a माइनस b से पूर्णतः विभाजित होगी। ध्यान रखना इस बात का। यदि a की पावर n माइनस b की पावर n है और जहां n एक कौन सी संख्या भी? सम संख्या है, n एक सम संख्या है, तो यह संख्या a प्लस b इंटू a माइनस b से जरूर पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे क्वेश्चन आ जाए अपने पास 8 की पावर 6 माइनस
7 की पावर 6 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। तो यहाँ पे देखो भाई, आपके पास जो अपने पास पावर आ रही है वो कौन सी आ रही है, सम आ रही है, और बीच में सिंबल किसका आ रहा है, माइनस का। तो यह संख्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से पूर्णतः विभाजित होगी। इसका मतलब a प्लस बी का मतलब 8 और 7 कितना होगा भाई, 15 गुणा, और 8 में 7 का कितना होगा 1, तो यह संख्या 15 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, आज जो मैंने आपको टॉपिक करवाया उस टॉपिक की प्रैक्टिस आपको हमारी मैथ की बुक है, मैथ शॉर्टकट्स के नाम से है, तो यहां से उसकी प्रैक्टिस करनी है। धन्यवाद। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। यदि आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस चैनल पर हम सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।